नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे शैक्षिक परिदृश्य फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड रीट के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए शैक्षिक परिदृश्य और RT 2009। ठीक है, अब इसमें अध्याय है 5 नंबर, जिसमें है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। दिशा का सॉल्यूशन चल रहा है हमारे। तो वीडियो पहले प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये अगला वीडियो। नेतृत्व का अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार के गुण से है, जहाँ वे किसी संगठित प्रयास में लोगों को उनकी गतिविधियों में मार्गदर्शित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो चेस्टर बर्नार्ड की। IAS में आया हुआ सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देख लेते हैं क्या है इसका पूरा। एक नेता न तो संगठन का अध्यक्ष होता है और न ही विभाग का अध्यक्ष, अपितु वह समस्त परिस्थितियों को देखकर समझता है कि कैसे एक परिस्थिति को पार कर दूसरी पर पहुंचना है। यह परिभाषा दी है आप पे मैरी पार्कर फोलेट। ठीक है। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने का ऐसा कार्य है जिससे वे सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से प्रयासरत हो। ये कथन है GR टैरी का। किसका? टैरी का। नेतृत्व नेता व अनुयायी के बीच एक प्रभावगत अंतर संबंध है, जिसके अंतर्गत वे पारस्परिक प्रयोजनों के उद्देश्य से वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह कथन है वारेन वेनिस का। वांछित परिवर्तन कौन लाते हैं? वारेन वेनिस लाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व प्रकट रूप में एक आवश्यक रूप से शक्ति का तथ्य है, क्योंकि इसमें शिखर पर स्थित एक या कुछ लोगों का सामर्थ्य निहित है, जिससे वे दूसरों से वे सब बातें करवा लेते हैं जिसे वे अन्यथा नहीं करते। ये कथन है ब्लांडेल का। अब इसमें जो तीसरी परिभाषा थी ना, इसमें 4 है, तो इसका मतलब जेम्स रोस्ट था। ठीक है। वांछित परिवर्तन लाना किसका है? जेम्स रोस्ट का। मैंने अंतिम देखा था और अंतिम इसमें 5 है, तब गड़बड़ हो गया। 5 वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है। पहले में क्या था? फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट। दूसरे में था GR टैरी। तीसरे में था जेम्स रोस्ट। और राजनीतिक नेता प्रकट रूप से आवश्यक रूप से शक्ति का तथ्य है, ये है आपके ब्लांडेल का। नेतृत्व की प्रजातांत्रिक शैली में नेता अधीनस्थों से सलाह लेकर निर्णय लेता है। ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए नेतृत्व। नेतृत्व की शैलियाँ। जनतांत्रिक शैली। नेतृत्व की भागीदारी शैली के नाम से भी जानी जाने वाली इस शैली में नेता अधीनस्थों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने की आज्ञा देता है। सभी नीति और निर्णय ऐसी समूह चर्चाओं से निकलते हैं। संचार मुक्त रूप से प्रभावित होता है और बहुनिर्देशात्मक होता है। ये शैली प्रशासन के मानव संबंध दृष्टिकोण के युग में लोकप्रिय हुई। शोषक निरंकुश नेतृत्व शैली। निरंकुश शैली, इसे नेतृत्व की प्रभुत्वपूर्ण या निर्देशात्मक शैली भी कहते हैं। किसे? निरंकुश शैली को। इस शैली में संपूर्ण अधिकार नेता के हाथ में केंद्रित होता है। वह सभी नीतियाँ तय करता है, वह अधीनस्थों को आदेश देता है और उनसे पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है। वो इनाम या सजा देता है। नेता की निरंकुश शैली में एक बंदा बीच में बैठा है। ठीक है। और नेतृत्व की जनतंत्र शैली में बाहर और दोनों और क्या जा रहे हैं, जब इसमें ये सब बंधे हुए हैं। हितकारी इस निरंकुश नेतृत्व की शैली। निरंकुश हितकारी भी है और निरंकुश भी है। परामर्शात्मक नेतृत्व शैली। सहभागी नेतृत्व शैली। निर्बाध या स्वतंत्र नेतृत्व शैली। निर्बाध में क्या है? इसे नेतृत्व की मुक्त बागडोर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली में नेता अधीनस्थों को उसके कामों में पूर्ण स्वतंत्रता देता है। वह उन्हें अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में इस शैली में नेता को न्यूनतम या शून्य भागीदारी के साथ सामूहिक या व्यक्तिगत निर्णय
के लिए पूर्ण आज़ादी होती है। उसका एकमात्र काम अधीनस्थों द्वारा मांगे गए सामान और सूचना उन्हें पहुंचाना है। मतलब ऊपरा ऊपरी करनी कहना मतलब सीधो तरीको ओ निर्बाध या स्वतंत्र नेतृत्व शैली में कहीं ऊपर ऊपर करनी कौन व्यापक करिए आप कौन कार्यकर्ता नेतृत्व की शैलियों के संबंध में असंगत है। निरंकुश शैली एक तंत्रीय है, जनतांत्रिक शैली सहभागी शैली है, निर्बाध नेतृत्व शैली आक्षेप शैली है। आक्षेप नहीं है इसमें, इसमें तो केवल निर्बाध में तो समान लान देना हुए, ठीक है, ऊपर आपर करनी। सामान्य अर्थ में शैली शब्द से आशी एक विशिष्ट प्रकार के आचरण या व्यवहार से है। व्यवसायिक जगत में प्रचलित नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ अभिप्रेरणात्मक शैली, शक्ति शैली, परिवेक्षीय शैली। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के प्रकार निम्नांतर्गत है। अब अधिकार। निरंकुश नेतृत्व शैली में नेता सारे अधिकार अपने पास ही रखता है। जनतंत्रीय में नेता अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है। निर्बाध शैली में नेता अपने अधिकांश अधिकारों का अनुयायियों को प्रत्यारोपण करता है। लोकप्रिय निरंकुश में ये परंपरागत प्रबंधन में अधिक लोकप्रिय है। जनतंत्रीय ये स्वरूप वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। निर्बाध ये स्वरूप वर्तमान में बहुत ही कम लोकप्रिय है। निर्बाध शैली वर्तमान में नहीं काम करेगी, ऊपर आपर नहीं करनी भाई, कम करना पड़े, ध्यान सही तरीके में रागण निर्वश। नीतियों का निर्धारण। निरंकुश शैली में नेता ये समस्त नीतियाँ निर्धारण करता है। जनतंत्र शैली में अन्यायों से विचार विमर्श करके नीतियों का निर्धारण किया जाता है। निर्बाध शैली व्यक्तित्व केंद्रीय है। निर्बाध शैली में नीतियों के निर्माण में नेता का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, ठीक है। अब है कार्य का निर्धारण। निरंकुश शैली में नेता ही अन्यायों का कार्य निर्धारण करता है। जनतंत्र शैली में अन्यायी स्वयं अपना कार्य समूह चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। निर्बाध नेतृत्व शैली ये व्यक्ति शैली में नेता कार्य निर्धारण से पूर्णतः अलग रहता है। ते जणो थोड़ा कम जने भाई रे यहाँ कहते बहनवा। अब है शैलियाँ। एक तंत्री शैली किसे निरंकुश शैली को एक तंत्री शैली कहते हैं। नेतृत्व की इस शैली में नेता को निर्णय लेने का अधिकार होता है। जनतांत्रिक शैली में सभ्यता शैली इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारी भी भाग लेते हैं। कर्मचारी केंद्रित या परामर्शात्मक शैली कहलाती है। कौन सी निरंकुश शैली नहीं, जनतांत्रिक शैली। हस्तक्षेप शैली ये कर्मचारियों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता कम से कम होती है। स्वतंत्रतात्मक नेतृत्व शैली कहलाती है। अब दोष क्या है तो निरंकुश शैली के दोष क्या है। नेता खुलकर अपनी मनमानी करता है, अतः अधीनस्थों का मनोबल गिरा हुआ रहता है। अब जनतांत्रिक शैली में कोई दोष नहीं है, जनतांत्रिक शैली होनी चाहिए, ठीक है। अब व्यक्ति केंद्रित शैली में क्या है, अधीनस्थों व उनके कार्य में तालमेल बिठाना मुश्किल है। एक ईयों कनो एक ईयों कनो खाँचा खाँची में दिन बच जान पा को अठी टीप है को बठी टीप है पूरा पूरा भाटा था जी बढ़िया, ठीक है। ओ वे कौन इन्हें मतलब नेतृत्व तो किस प्रकार का जनतांत्रिक होना चाहिए। जनता से मांगे ली, ठीक है, उसके अनुसार कार्य करो भाई आप। अब आपकी बात मान ली, आपके अनुसार कार्य करें तो आप सभी अपना कार्य करो। नीचे 4 विचारधाराएं दी गई है। समीकरण किया जाता है। लक्षण उपागम, अभिवृत्ति उपागम, व्यवहार उपागम, स्थिति उपागम, इनका समीकरण किया जाता है नेतृत्व पदक्ष से। ये उपागम है ना, नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व से संबंधित 4 विचारधारा दी गई। लक्षण उपागम, दृष्टिकोण उपागम, व्यवहार उपागम, स्थिति उपागम। नेतृत्व आकस्मिक प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया। नेतृत्व का आकस्मिक प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया, फिडलर ने, फ्रेड फिडलर। नेतृत्व के अभिप्रेरणा शैली के प्रकारों में शामिल है धनात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा, दोनों है। नेतृत्व अभिप्रेरणा शैलियाँ धनात्मक, ऋणात्मक शैली, धनात्मक शैली। नेतृत्व की पर्यवेक्षणीय शैली के प्रकारों में शामिल है कर्मचारी प्रधान नेतृत्व शैली, उत्पादन प्रधान नेतृत्व शैली, दोनों शामिल है। पर्यवेक्षणीय नेतृत्व शैलियों में कर्मचारी प्रधान नेतृत्व शैली, उत्पादन प्रधान नेतृत्व शैली। ऐसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। विद्यार्थी नेतृत्व की विशेषताओं में शामिल है कार्य का निर्धारण करना, कार्य का विभाजन करना, आचरण और व्यवहार को प्रभावित करना और सामूहिक शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। सही बात है। विद्यालय नेतृत्व कार्य का निर्धारण, अनुयायियों को एकत्रित करना, कार्य का विभाजन करना, आचरण और व्यवहार को प्रभावित करना, सामूहिक शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करना। नेतृत्व प्रबंधन का एक नियंत्रण कार्य, नेतृत्व प्रबंधन का नियंत्रण कार्य किसका कथन है,
टेरी का नेतृत्व प्रबंधन का नियंत्रित कार्य है। टेरी के अनुसार नेतृत्व प्रबंधन का नियंत्रित कार्य है। एलन के अनुसार व्यक्तिगत नेतृत्व तथा निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर होता है? व्यक्तिगत नेतृत्व और प्रबंधन नेतृत्व के बीच अंतर होता है। नीचे दिए गए चेस्टर बर्नार्ड द्वारा उल्लेखित नेतृत्व के 4 गुण दिए गए हैं। उसके अनुसार इसके महत्व का हास्यमान क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा दायित्व और बौद्धिक क्षमता, फिर आएगा निर्णयात्मकता, फिर आएगा मानने की क्षमता और अंत में आएगा सशक्तता और सहन क्षमता। कौन सी विचारधारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित है? तो वो है एक्स, विचारधारा एक्स। ठीक है। मैकग्रेगर का सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह विप्रेरणा की आधुनिक विचारधारा है जिसका संपादन एक्स सिद्धांत की दुर्बलताओं और दोषों के विचारधारण किया गया। वाई सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं संगठन के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपने काम को ही प्रमुख महत्व दे, एक सीमित लोकतंत्र जैसा है। लक्षणवादी सिद्धांत नेता के व्यक्तित्व और लक्षण। समाज मित्य सिद्धांत एक संगठन के उद्देश्य और संरचना। समूह सिद्धांत नेता और अन्य के मध्य विनियमन प्रक्रिया। आकस्मिक सिद्धांत वातावरणीय तत्व। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व से जुड़े हुए हैं? लोगों को प्रभावित करना, कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत करना और मानव की दृष्टि सीमा को ऊंचाई तक ले जाना, अपने अन्य के विवादों को निपटाना। ये नहीं, चौथा नहीं होगा भाई। नेतृत्व करेगा तो विवाद कब निपटाएगा भाई? काम एक होगा, दो एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है। लोगों को प्रभावित करना, लोगों में कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत करना, अन्य की दृष्टि सीमा को ऊंचाई तक ले जाना। विशेषज्ञ शक्ति निर्णय के लिए निर्णायक सूचनाएं नियंत्रित करने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ शक्ति कहलाता है। निर्देशीय शक्ति जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम करता है तो निर्देशीय शक्ति कहलाता है। विधि संगत शक्ति संगठन में व्यक्ति के पद के आधार पर प्रदत्त शक्ति। पद किसके द्वारा दिया जाता है? विधि के आधार पर, इसलिए विधि संगत हो गई। व्यक्तिक शक्ति भरे जा रहे पद पर ध्यान दिए बिना व्यक्ति में नहीं होता है, व्यक्ति में नहीं होता है, मतलब व्यक्तिक शक्ति हो गई। सब IAS के सवाल है पूरे इस बुक में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाई साहब, व्यक्तिगत गुण जो कि एक नेता में होता है। विशेषज्ञ सिद्धांत परिस्थिति जिसमें नेता काम करता है। स्थिति का सिद्धांत जरूरत काम कर ले, जरूरत नहीं करे। लक्ष्य निर्धारण में अधीनस्थ कर्मचारियों की सहभागिता। वाई सिद्धांत नेता परिस्थिति अन्य तथा वातावरण की भूमिका है। व्यवस्था सिद्धांत वाई सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत। नेतृत्व जनता पर प्रभाव है न कि उन पर सत्ता। मेरी पार्कर फोलेट ने कहा है कि नेतृत्व है ना वो प्रभाव है, ना कि जनता पे सत्ता स्थापित नहीं कर सकती। अच्छी बात कही है भाई उसने, किसने? फोलेट ने। पर चलाते सत्ता ही है। जो IAS वगैरह लगते हैं खुद को गिले की तोप समझते हैं, फिर जनता को परेशानियां देते हैं बेमतलब की। काटज व कान वे कहते हैं कि नेतृत्व में मर्म का नाता प्रभावी वृद्धि से होता है जो रूटीन से परे होती है और उन सीमाओं से आगे शक्ति के आधार से संबंध स्थापित करती है जितने सांगठनिक तौर पर मान्यता होती है। नेतृत्व के कार्यों के संबंध में सही कोट का चयन दीजिए। 1, 2 और 3 और 4 सभी सही है।
उच्च स्तरीय सहयोग की प्राप्ति, कर्मचारियों को उपक्रम के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखना, सामूहिक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना और उच्च स्तरीय विश्वास स्थापना। नेतृत्व कार्य, उच्च स्तरीय सहयोग की प्राप्ति, परिवर्तन शक्ति, कर्मचारियों को उपक्रम के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखना, अधिकारी वर्ग को सुविधा, प्रभाव शक्ति का विकास, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, सामूहिक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन और उच्च स्तरीय विश्वास की स्थापना। व्यवसाय में सफलता, व्यक्तित्व का विकास, कर्मचारी संतुष्टि, उच्च कर्मचारी मनोबल, अच्छे वातावरण का निर्माण, अनुशासन स्थापित करना। नेतृत्व के गुणों में शामिल है जिम्मेदारी और बौद्धिक क्षमता, अच्छा वक्ता और श्रोता, निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। नेतृत्व के गुण, प्राण शक्ति और सहन शक्ति, निर्णायकता, प्रोत्साहनकर्ता, जिम्मेदारी और सिद्धांत, बौद्धिक क्षमता। एप्लबी के अनुसार एक अच्छे प्रशासक के पास जिम्मेदारी लेने की इच्छा होनी चाहिए, निरंतर व्यक्तिगत विकास का प्रदर्शन करना, कार्रवाई के प्रति नियम होना आवश्यक है। एक अच्छा श्रोता होता है जो मुख्य सवाल पूछता है, हर तरह के लोगों के साथ अच्छी तरह काम करता है, सबसे उपयुक्त अधीनस्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है, संस्था के स्रोतों का प्रयोग करता है, खुद ही सब कुछ कर और जान लेने की कोशिश नहीं करता है। शक्ति की परवाह इसलिए करता है क्योंकि ये प्रभाविता बढ़ाती है, मुख्य रूप से एक सुरक्षित संपदा के रूप में आत्मविश्वास वाला होता है और अपनी सीमा और गलतियों को स्वीकारने में तत्पर होता है। बुरी और अच्छी दोनों खबरों का स्वागत करता है, गलत खबर सुनाए तो भी स्वागत करो, अच्छी खबर सुनाए तो भी स्वागत करो। यदि गलत खबर को आप नकारने लगे ना तो आप सही तरीके से शासन करने नहीं कर सकते। अधीनस्थों की श्रेष्ठों जितनी इज्जत करना, लगातार संस्थागत प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास करना, जनतांत्रिक सरकारों में राजनीतिक प्रक्रियाओं और जिम्मेदारी को सम्मान करना। इसके अलावा एक प्रशासक के पास सरकार बोध और राजनीतिक बोध भी होना चाहिए। नैतिक सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत किसने दिया भाई? आपके उमा ताई एट जियोनी। नैतिक सिद्धांत उमा ताई एट जियोनी। नैतिक सिद्धांत उमा ताई है एट जियोनी। ठीक है। अगला है विशेषक सिद्धांत, किसने दिया? तो वो है स्टॉकडिल। विशेषक सिद्धांत स्टॉकडिल विशेषक सिद्धांत। स्थितिपरक सिद्धांत रॉबर्ट हाउस। प्रासंगिकता सिद्धांत फ्रेड फिडलर। प्रासंगिक सिद्धांत फ्रेड फिडलर। नेतृत्व सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, गुणवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और फॉलेट के विचार। तंत्र चार थ्योरी, मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन, प्रबंधकीय गृह सिद्धांत और ओहियो स्टेट स्टडी। आधुनिक सिद्धांत में लीडर कंटेंजेंसी मॉडल, लीडर पार्टिसिपेंट मॉडल, पोथ गोल थ्योरी, 3 डायमेंशनल मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल और सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। ओहियो राजकीय विश्वविद्यालय नेतृत्व, मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व और आयोवा विश्वविद्यालय नेतृत्व सभी है। नेतृत्व की व्यवहारीय विचारधारा एक दृष्टि में, ये सारणी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? अध्ययन, पहचाननी शैली और सर्वाधिक प्रभावी नेतृत्व। आयोवा विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन 1930 का उत्तरार्ध कुर्ट लेविन, रोनाल्ड लिपिट और लाल्फ वाइट। परिवर्तित कारक है निर्देशात्मक, जनतांत्रिक व मुक्त व्यापार। सर्वाधिक प्रभावी नेतृत्व है जनतांत्रिक शैली। ओहियो राजकीय विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन 1945, प्लेसमान हैरिस और बट। पहलकारी संरचना, निर्देशात्मक प्रकार व विचार यानी भागीदारी प्रकार। सर्वाधिक प्रभावी नेतृत्व शैली है पहलकारी संरचना और विचार संरचना का मिश्रण। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन 1946,
रेसिस लिकट का व सहयोग, उत्पादन केंद्रीय व कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व। प्रबंधन नेतृत्व के 4 तंत्र हैं। रेसिस लिकट तंत्र 3। तंत्र 1 शोषक निर्देशात्मक तंत्र 2 उदार निर्देशात्मक तंत्र 3 परामर्शी तंत्र 4 में भागीदारी समूह या जनतांत्रिक शैली। प्रबंधकीय ग्रिड नेतृत्व की 5 शैलियाँ हैं। ब्लैक व जैन माउंटन ने प्रबंधकीय ग्रिड नेतृत्व की 5 शैलियाँ बताई है। दरिद्र, उत्पादन और जनता के लिए कम सरोकार। देश कल्प, उत्पादन के लिए कम और जनता के लिए ज़्यादा सरोकार। कार्य, काम उत्पादन के लिए ज़्यादा और जनता के लिए कम सरोकार। मध्य मार्ग, उत्पादन और जनता के लिए मध्यम सरोकार। टीम, उत्पादन और जनता दोनों के लिए ज़्यादा सरोकार। टीम नेतृत्व उत्पादन और जनता दोनों के लिए ज़्यादा सरोकार है। नेतृत्व प्रबंधन का एक प्रमुख प्रभावशाली कार्य है। यह कथन किसका है? प्रबंधन का प्रभावशाली कार्य मुनरो का है। निम्नलिखित में से नेतृत्व में स्थिति पर एक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? मैरी पार्कर फॉलेट ने। नेतृत्व की विशेषता विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? तो है चेस्टर बर्नार्ड, आर्डवेटीट, मिलेट टेरी, एपलबी और सेल उपयोग से भी। नेतृत्व की विचारधारा ब्लेट और माउंटेन ने। मैनेजीरियल ग्रिड उत्पादन में उच्च अभिरुचि और कर्मचारियों में उच्च अभिरुचि। टीम कर्मचारियों में उच्च अभिरुचि और उत्पादन में निम्न। तो कंट्री कल्प कर्मचारियों में निम्न अभिरुचि, उत्पादन में उच्च अभिरुचि। तो टास्क कर्मचारियों में निम्न अभिरुचि और उत्पादन में निम्न अभिरुचि। इम्पावरिस्ट प्रबंधकीय ग्रिड माउंटेन और ब्लैक। प्रबंधकीय ग्रिड ये बनाया गया, देख लो आप भाई। मेरे को तो इसमें कुछ समझ आ रहा नहीं है, आपको यदि आ रहा हो देख लीजिए। कंट्री एल्ब, इम्पोर शील्ड, मध्य मार्ग, टीम और कार्य। रॉबर्ट ब्लैक तथा जैन माउंटेन द्वारा विकसित प्रबंधकीय जोलक के अनुसार निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य उस नेतृत्व शैली से है जिसमें लोगों के लिए उच्च कोटि का महत्व तथा उत्पादन के लिए निम्न कोटि का महत्व है? देहाती कल्प या कंट्री कल्प प्रबंधन लिंकन की प्रबंधन प्रणालियों में सम्मिलित नहीं है। बुद्धिमान तानाशाह लिंकन की प्रबंधन प्रणाली में कौन है? विस्फोटक तानाशाह, दयालु तानाशाह, परामर्शदायी। नेतृत्व की स्थितिगत विचारधारा से संबंधित नहीं है। आयोवा विश्वविद्यालय नेतृत्व स्थितिगत विचारधारा से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित है? फील्डर का आश्रित मॉडल, मार्टिन इवांस, रॉबर्ट हाउस की पथ लक्ष्य विचारधारा और विलियम रेडिन का त्रिआयामी मॉडल। नेतृत्व और व्यवहार या शैलियों का अटूट क्रम में 1958 से 73 में संशोधित रॉबर्ट टेनेनबॉम व वॉरेन स्मिथ। नेतृत्व शैली नेतृत्व अनवरत प्रयास के रूप में किसकी देन है? टेनेनबॉम और स्मिथ की। नेतृत्व शैली नेतृत्व अनवरत प्रयास के रूप में कंटिन्यूम अप्रोच ऑफ लीडरशिप। कंटिन्यूम अप्रोच ऑफ लीडरशिप किसकी देन है? तो टेनेनबॉम और स्मिथ की। नेतृत्व अनवरत प्रयास के रूप में। ये कटिंग के अनुसार पेज बड़ा छोटा होता रहता, ठीक है। नेतृत्व अनवरत प्रयास के रूप में। प्रबंधकीय ग्रिड नेतृत्व एक अनवरत क्रम। अधिकारी केंद्रित नेतृत्व प्रबंधन की स्वतंत्रता का क्षेत्र। अधीनस्थ केंद्रित क्षेत्र अधीनस्थों की स्वतंत्रता। प्रबंधक निर्णय लेता है तथा उसकी घोषणा करता है। प्रबंधक निर्णय भेजता है। प्रबंधक विचार प्रस्तुत करता है तथा प्रश्न आमंत्रित करता है। परिवर्तन को
ध्यान में रखते हुए प्रबंधक संभावित निर्णय प्रस्तुत करता है, प्रबंधकीय समस्याएं प्रस्तुत करता है, अधीनस्थों से सुझाव प्राप्त करता है तथा निर्णय लेता है। प्रबंधक वह सीमा परिभाषित करता है जिसमें अधीनस्थों को निर्णय लेना होता है। संस्था के सामने आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक या अधीनस्थ संयुक्त रूप से निर्णय लेता है। प्रबंधक में निहित शक्ति, अधीनस्थों में निहित शक्ति, परिस्थिति में निहित शक्ति। मैनेजर, सुपरिटेंडेंट और सिचुएशन। मैनेजर, सुपरिटेंडेंट और सिचुएशन नेतृत्व में जीवन चक्र सिद्धांत किसकी देन है? जीवन चक्र किसकी है भाई? पाल, हर्शे और ब्रेचर्ड का। नेतृत्व में जीवन चक्र लाइफ साइकिल थ्योरी किसकी देन है? पाल, हर्शे और ब्रेचर्ड की। जीवन चक्र लाइफ साइकिल थ्योरी पाल, हर्शे और ब्रेचर्ड की। जीवन चक्र में ये देख लो आपके ऐसा कुछ बनाया गया है प्रोग्राम, थोड़ा इसको लो कर लेता हूँ। जीवन चक्र विचारधारा निम्न कार्य उच्च संबंध नेतृत्व शैली। उच्च कार्य उच्च संबंध नेतृत्व शैली। निम्न कार्य होगा निम्न संबंध नेतृत्व शैली होगी, उच्च कार्य होगा तो संबंध उच्च शैली होगी। कार्य औसत के ऊपर औसत और कर्मचारियों की परिपक्वता। विलियम जे रेडिन द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत प्रबंधकीय ग्रिड का ही संशोधित रूप है? तो वो है 3D थ्योरी। रेडिन द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत प्रबंधकीय ग्रिड का संशोधित रूप है? 3D थ्योरी। 3D थ्योरी छोड़ो, आप कोई मतलब नहीं है। ब्रूम-यटन मॉडल में नेतृत्व की कितनी शैलियों को प्रतिबिंबित किया गया है? तो 5 शैलियों को। ब्रूम-यटन मॉडल के नेतृत्व में कितनी शैलियों को प्रतिबंधित किया गया है? प्रतिबिंबित 5 शैलियों को। नेतृत्व शैली के प्रकार। टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। समय पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करते हुए प्रबंधक समस्याओं का समाधान करता है, निर्णय लेता है। प्रबंधक अधीनस्थों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है, तब स्वयं समस्या के समाधान पर विचार करता है। वह अधीनस्थों को यह नहीं बतलाता है कि समस्या क्या है, जबकि उनसे सूचनाएं मांगी जाती है। निर्णय में अधीनस्थों की भूमिका प्रबंधक की सहज सूचनाएं प्रदान करने तक सीमित होती है। वैकल्पिक समाधानों के सृजन या मूल्यांकन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। उपयुक्त अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रबंधक समस्या में बांटता है, उनके विचारों तथा सुझावों को प्राप्त करता है। तत्पश्चात प्रबंधक निर्णय लेता है जिनमें अधीनस्थों का प्रभाव प्रतिबिंबित हो भी सकता है और नहीं भी। प्रबंधक समूह के रूप में अधीनस्थों के साथ समस्या बांटता है तथा सामूहिक रूप से उनके विचारों और सुझावों को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह निर्णय लेता है जिसमें अधीनस्थों के प्रतिबिंबित हो सकता है और नहीं भी। कोई मतलब नहीं रामायण गाने से। हमारी शुरुआत तो यहाँ से होती है। राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की संगठन और कार्य। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए सही सेट समुच्चय की पहचान कीजिए। तो उसमें है राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। स्वशासी अभिकरणों, स्वशासी अभिकरण कौन है? राजस्थान मदरसा बोर्ड एंड पाठ्य पुस्तक मंडल। अब ये संस्था है, इनके बारे में जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। कार्य प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्रामीण और शहरी प्राथमिक विद्यालय तथा समस्त अन्य प्राथमिक विद्यालय, योजना प्रशासन, प्रबोधन, कार्मिक प्रबंधन, परीक्षाएं, प्रकाशन, राज्य केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन और शिक्षा संबंधी आंकड़ों का आकलन करना। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर RSCRT। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, व्यावसायिक उन्नति को सुदृढ़ करने पर शैक्षिक सामग्री निर्माण, शोध और नवाचारों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, अभिनव कार्यगोष्ठी, अनुसंधान, प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन आदि का कार्य। पंचायती राज निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर में। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम क्रियान्वयन कौन करता है? पंचायती राज निदेशालय करता है। साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय कहाँ पे? जयपुर में। संपूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा
पंजीयक विभागीय परीक्षा है। पंजीयक विभाग कहाँ पे है? बीकानेर में। शिक्षा विभाग की परीक्षाओं का आयोजन, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम। स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन सी है? राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर। शिक्षा कर्मी बोर्ड कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान के दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय युवक व युवतियों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देना राज्य की गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं से संबंधित कार्य है। शिक्षा कर्मी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर में है। भारत सरकार, विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, भौतिक सुविधाओं का उपलब्ध गुणवत्ता सुधार करना, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं संबंधित कार्य, शिक्षक गारंटी योजना, वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना। मदरसा बोर्ड 27 जनवरी 2003 को 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा मदरसा बोर्ड का निर्माण किया गया। मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, हमको तो केवल याद करना है, ठीक है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु राज्य सरकार को सलाह देना एवं इस हेतु निर्मित योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। मदरसों का पंजीकरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मदरसों में शिक्षा सहयोगियों का चयन, नियुक्ति एवं मानदेय का भुगतान, मदरसों हेतु शिक्षण सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराना एवं शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिलवाना। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। सचिवालय शिक्षा मंत्री संस्कृत भाषा का और शिक्षा मंत्री सामान्य उच्च शिक्षा का। संस्कृत भाषा की शिक्षा मंत्री बड़ा अलग हुआ है। अगला है निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर, कॉलेज शिक्षा जयपुर, साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर में, एनसीसी संगीत पुरातत्व ये भी जयपुर में ही है। अब है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा में बहुत बड़ा एजेंडा है आगे। माध्यमिक शिक्षा में क्या है आगे? संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, फिर है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वितीय। प्रथम में कौन से आते हैं? अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर बनाए जाते हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रधानाचार्य उच्च, प्रधान अध्यापक तो कहाँ पे होता है? माध्यमिक में होता है। और प्रधानाचार्य कहाँ पे होता है? उच्च माध्यमिक। यानी प्रधान अध्यापक, अध्यापक तो 10वीं तक होगा और 12वीं तक क्या होगा? प्रधानाचार्य हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं वापस। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों का निदेशालय कहाँ पे? बीकानेर में, ठीक है। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक बैठता है। जिला शिक्षा अधिकारी RSCRT, जिला शिक्षा अधिकारी DIT डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग। फिर है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्लॉक शिक्षा BEO ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। कौन होंगे? सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। सर्व शिक्षा अभियान SSA का। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, समसा कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 25 में अनुसार आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान से राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर RCEE का प्रमुख अभिप्रेरित है। इसकी स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में, यानी शिक्षा संकुल कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1997 में शिक्षा संकुल की स्थापना की गई। छोटी कक्षा में जो किताब होती है ना, उस पर एक फोटो मंडा हुआ आता है शिक्षा संकुल। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शिक्षा संकुल कहाँ पे? तो कहाँ पे? जयपुर में। 1819 में RCEE की जगह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE का गठन किया गया। कब? 1819 में। प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक भाषाएं कौन कौन? गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, 4 भाषाएं हैं राजस्थान में, ठीक है। एक तो गुजराती नीचे, पंजाबी ऊपर,
उर्दू आड़े पहाड़ पाकिस्तान तक उर्दू, और सिंधी एक बड़ा एक्स्ट्रा कर लो। सिंधी पाकिस्तान तक नहीं है लगभग, दो तो पाकिस्तानी भाषा में, मतलब पाकिस्तान नहीं, भारतीय संविधान में मान्यता है कि, तो हम ऐसे याद करना है कि उर्दू और सिंधी पाकिस्तान में बोली जाती है, भारत में बहुत कम है। उर्दू सिंधी ये हो गई एक ऊपर और एक नीचे वाली, ऊपर की पंजाबी, नीचे की गुजराती। उर्दू और सिंधी को ले लो, चार भाषाएं अल्पसंख्यकों की भाषा के रूप में होती है। अल्पसंख्यक कौन है? एक तो सिख अल्पसंख्यक है, और एक गुजरात के लोग राजस्थान में रहते हैं वो अल्पसंख्यक है। निदेशालय स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं की व्यवस्था के लिए अलग से जिला शिक्षा अधिकारी पद के पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है, जो राज्य में उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि अल्पसंख्यक भाषाओं की व्यवस्था करता है। कौन? जिला शिक्षा अधिकारी। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले दिया था बोर्ड घोषणा पत्र 1854 में। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति सुझाव सबसे पहले 1854 में बोर्ड घोषणा पत्र में दिया। 1854 में बोर्ड घोषणा पत्र डिस्पैच बोर्ड कंट्रोल के प्रधान चांसलर बोर्ड ने 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे बोर्ड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्नीस सौ 47 ईस्वी से पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे। कितने थे? 19 विश्वविद्यालय। आज़ादी से पूर्व भारत में कितने? 19 विश्वविद्यालय थे प्राथमिक एवं, जिसमें एक ये हो गया बनारस वाला हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थापना 1950 में हुई, जिसका वर्ष 1997 में विभाजन कर पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में अलग अलग स्थापित कर दिए गए। 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का कार्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से पुनः निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को सौंप दिया गया है। पुनः 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का कार्य सौंपा गया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य, इसके 6 कार्य, ठीक है। शिक्षा नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन, शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन, शिक्षा का विस्तार, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, प्रारंभिक शिक्षा पर धनराशि का नियोजन। किस वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पुस्तक हुए? अब देख लो, प्रत्येक क्वेश्चन पूछ लिया। 1997 में पुस्तक हुए। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में स्थापित हुई, कोटा ओपन वाली, ठीक है। कब हुई? 1987 में। कोटा खुला विश्वविद्यालय। अभी जयपुर में थोड़ी है ये तो, होगा तो फिर तो क्या पता। कोटा खुला विश्वविद्यालय जयपुर में कोई अलग होगा तो पता नहीं। तो फिर दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वो तो कोटा में। शिक्षा प्रशासन हेतु राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कितने संभाग है? तो 9 संभाग है, ठीक है। शिक्षा प्रशासन हेतु राजस्थान के कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 9 क्षेत्रों में। शिक्षा 9 चाहिए हमको, शिक्षा 9। राज्य स्तर पर प्रशासन शिक्षा आयुक्त स्तर पर और मंडल स्तर पर 9 मंडलों में बांटा गया। मंडल अधिकारी देखो, अब मंडल देख लेते हैं। अजमेर मंडल, भरतपुर, चूरू, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। बीकानेर और पाली को 2013 में गठन किया गया। जिला स्तर पर प्रशासन जिले में स्थित समस्त माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय तथा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के नियंत्रण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। विद्यालय स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय में व शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय महाविद्यालय में प्रधानाचार्य संस्था प्रदान होता है। मतलब 10वीं तक तो क्या होगा? प्रधानाध्यापक होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चले जाओ आप, भले ही तो उच्च माध्यमिक में जाओ,
भले ही डाइट में जाओ, भले ही महाविद्यालय में जाओ, सब जगह क्या होगा, प्रधानाचार्य होगा या फिर प्राचार्य कह सकते हैं शॉर्ट में। ये सभी राजस्थान शिक्षा सेवा की राजपत्रित अधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष होते हैं। राजपत्रित अधिकारी होते हैं भाई साहब। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संस्था है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्था है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं का वर्गीकरण। राज्य की संस्थाएं और स्वायत्त संस्थाएं। राज्य की कौन सी? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। स्वायत्त शासी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राज्य की शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ठीक है। और इसमें आते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत स्काउट गाइड BSG, भारत स्काउट गाइड, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान में स्कूल शिक्षा का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन किसके अधीन है? तो वह राजस्थान स्कूली शिक्षा विभाग के अधीन है। डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन के अधीन है। क्या? स्कूल का शैक्षिक प्रबंधन। राजस्थान में एकीकृत संकुल, राजस्थान एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 2018 को राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को हुआ। इससे पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 के समस्त प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर कार्यालय का पुनर्गठन करके एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाए जो निम्न प्रकार है। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का संगठनात्मक स्वरूप। राज्य स्तर पर शिक्षा के इंचार्ज प्रमुख शासन सचिव, संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक, फिर जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO, खंड स्तर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी CBO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, फिर पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO तो ये प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य को बनाया जाता है जो भी स्कूल उपस्थित होती है उसके अनुसार। माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंध संस्था है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रत्येक विभागों के रूप में संचालित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य है शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का दायित्व, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, भाषाओं को प्रोत्साहन देना, शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना और शिक्षा पर धनराशि का नियोजन। माध्यमिक शिक्षा का संगठनात्मक स्वरूप। शिक्षा मंत्री सबसे ऊपर होता है भाई साहब। अब हमारे शिक्षा मंत्री मदन, नाम का मदन, काम का छोड़ो, अब लाली बात। प्रमुख शासन सचिव स्कूल व संस्कृत शिक्षा सचिव। उसके नीचे आते हैं आपके विशिष्ट शासन सचिव, उप शासन सचिव और विशेषाधिकारी। फिर आते हैं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, आयुक्तालय, IASICTETIEI, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी के नीचे होते हैं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय। फिर आ जाता है आपके निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय। स्वायत्त शासी संस्थाओं, स्वायत्त शासी संस्थाओं कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारत स्काउट गाइड स्वायत्त शासी संस्थाएं। 6 अकादमियाँ, राजस्थान संस्कृत अकादमी, साहित्य अकादमी, भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये तो उदयपुर में होगी। उर्दू अकादमी जयपुर में, ब्रज अकादमी जयपुर में, संधि अकादमी जयपुर में। संस्कृत वाली का संस्कृत जयपुर में। साहित्य अकादमी तो हो गई आपके उदयपुर में। नया शिक्षक नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है
माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा नया शिक्षक नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवाचारों में सम्मिलित है ज्ञान शपथ पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, विद्यालय प्रोत्साहन योजना। सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवाचारों में सम्मिलित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यक्रम, संस्थाएं और नवाचार, ज्ञान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 2004 में कर दिया तैयार, मदरसा बोर्ड 2003 में 3 तिगाड़ा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जयपुर में, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिदर्शक कहाँ पे है? जयपुर में। शिक्षा परियोजना एवं संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, IASECTE, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, बीएड एवं शारीरिक शिक्षा संस्थाएं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र प्रकाशित होते हैं सवेरा पत्रिका में। शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी पत्रिका निकल जाती है? राजस्थान शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा सवेरा पत्रिका निकल जाती है। नया शिक्षक वो अभी पीछे थी, किसके द्वारा निकल जाती है नया शिक्षक? अभी वापस देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग निकालता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग नया शिक्षक और सवेरा पत्रिका शिक्षा विभाग निकालता है। पंजीयक शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं का पद किस स्तर के अधिकारी का होता है? तो उप निदेशक का। पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं, इस कार्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा STC जो हमारी होती है, चल रही है, प्रथम वर्ष दिवसीय। प्रथम वर्ष की तो करा दी किसने? पंजीयक विभाग बीकानेर द्वारा। द्वितीय वर्ष की अभी होनी है, किसकी? शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा STC की, इसलिए इसको शॉर्ट में STC कहा जाता है। संगीत भूषण परीक्षा, संगीत प्रभाकर परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा, विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, वर्ष 2019 से प्री DLL BSTC परीक्षा भी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर द्वारा ही करवाई जाती है। 2019 मतलब हम फिक्स पता चल गया कि हमारे जो BSTC के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो कौन करवाता है? पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर। पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाओं द्वारा निम्न में से किस परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है? शिक्षक परीक्षा का होता है, संगीत भूषण होता है, संगीत प्रभाकर परीक्षा होता है, जबकि BEड परीक्षाओं का नहीं होता। BEड परीक्षा कॉलेज अपने स्तर पर करवाता है। तो ये हमारा एपिसोड पूर्ण हो गया। जय हिंद, जय भारत। और आधी बुक हुई है, अभी आधी और बाकी है, ठीक है, जल्दी ही सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा।